Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की इस गहरी पड़ताल में। आज हम स्वास्थ्य सेवा और टेक्नोलॉजी के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी भूमिका जो आजकल बहुत चर्चा में है और बहुत ज़रूरी भी हो गई है, क्लिनिकल एआई रिसर्चर। हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ स्रोत हैं जो बताते हैं कि इस फील्ड में कैसे आया जाए, कैसे सफल हुआ जाए। तो आज का हमारा मिशन क्या है? यही समझना कि ये भूमिका असल में है क्या, इसके लिए क्या चाहिए होता है और ये हेल्थ केयर के भविष्य के लिए इतनी ज़रूरी क्यों मानी जा रही है। सोचिए ज़रा, एक तरफ डॉक्टर की क्लिनिकल समझ, दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत, और इन दोनों को जोड़ने वाला कोई विशेषज्ञ। यही बात दिलचस्प हो जाती है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि क्लिनिकल एआई रिसर्चर आखिर करता क्या है? मतलब ये सिर्फ कोडिंग है या सिर्फ मेडिकल रिसर्च या कुछ और ही है? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है। ये असल में ना सिर्फ कोडिंग है, ना सिर्फ मेडिकल रिसर्च। आप कह सकते हैं कि ये भूमिका क्लिनिकल दुनिया, मतलब जहाँ डॉक्टर और मरीज हैं, और एआई की जो तकनीकी दुनिया है, उसके बीच एक पुल का काम करती है, एक ब्रिज। इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि दोनों ज्ञान को मिलाकर ऐसे एआई समाधान बनाए जाएं जो सीधे सीधे मरीजों की देखभाल को बेहतर बना सकें। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल असर डालने वाली बात है। पुल बनाना, ये सुनने में तो काफी दिलचस्प है, लेकिन असल में मतलब रोजमर्रा के काम में ये पुल बनाने वाले करते क्या हैं? क्या काम होते हैं इनके? देखिए, काम तो काफी फैले हुए हैं, लेकिन कुछ मुख्य चीजें हैं जिन पर फोकस रहता है। एक बहुत बड़ा हिस्सा है मॉडल डेवलपमेंट। मॉडल डेवलपमेंट? हाँ, यानी हेल्थ डेटा का इस्तेमाल करके ऐसे एल्गोरिदम या कहिए कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना जो बीमारियों को पहचानने में मदद कर सकें या फिर बीमारी आगे कैसे बढ़ेगी इसका अंदाजा लगा सकें। और ये डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, जिन्हें ईएचआर कहते हैं। हाँ, जिसमें मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री होती है। बिल्कुल। या फिर मेडिकल इमेज हो सकती हैं, जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, और आजकल तो जीनोमिक डेटा भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, तो मतलब डेटा से पैटर्न ढूंढकर भविष्य का अनुमान लगाना, ये तो ठीक है, लेकिन क्लिनिकल डेटा तो काफी बिखरा हुआ और जटिल भी होता होगा। बिल्कुल, आपने सही पॉइंट पकड़ा, और यहीं उनका दूसरा अहम काम आता है, डेटा विश्लेषण। क्लिनिकल डेटा अक्सर बहुत बड़ा होता है, कई बार अधूरा होता है और अलग-अलग फॉर्मेट में होता है। तो रिसर्चर का काम है उसे पहले साफ करना, इस्तेमाल के लायक बनाना, जिसे प्री प्रोसेसिंग कहते हैं। हाँ, प्री प्रोसेसिंग, और फिर स्टैटिस्टिक्स और दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करके उसमें से काम की जानकारी निकालना। और ये सिर्फ एक डेटा साइंटिस्ट वाला काम नहीं है, यहाँ क्लिनिकल समझ बहुत जरूरी है। डेटा को उस नजरिए से देखना पड़ता है। ये बात तो है, बिना क्लिनिकल समझ के शायद डेटा का सही मतलब निकालना वाकई मुश्किल हो। एकदम सही। और इसीलिए तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है क्लिनिकल सहयोग। ये बहुत जरूरी है। ये रिसर्चर अकेले किसी लैब में बैठकर काम नहीं करते, ऐसा नहीं हो सकता। इन्हें डॉक्टरों, नर्सों और दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ लगातार बातचीत करनी पड़ती है, मिलकर काम करना होता है। अच्छा, क्यों? मतलब ये तालमेल क्यों जरूरी है? ताकि ये समझ सकें कि असल में क्लिनिक में चुनौतियां क्या है, डॉक्टर्स को क्या चाहिए, और जो एआई टूल ये बना रहे हैं वो डॉक्टरों के काम करने के तरीके में, उनके वर्क फ्लो में आसानी से फिट हो सके, और सबसे जरूरी, वो वाकई में उपयोगी साबित हो। वरना क्या होता है कि एक बहुत फैंसी एआई टूल बन जाता है पर वो प्रैक्टिकल नहीं होता, डॉक्टर उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। हाँ, ये तो है। ये तालमेल बिठाना तो अपने आप में एक स्किल होगा। और क्या जिम्मेदारियां होती है? इसके बाद आता है स्टडी डिजाइन और वैलिडेशन। ये भी बहुत अहम है। आपने एक एआई मॉडल तो बना लिया, पर वो असल में काम करता है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? उसे साबित करना पड़ता है।
अच्छा, जैसे दवाइयों की टेस्टिंग होती है? हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। इसके लिए बाकायदा क्लिनिकल स्टडी डिज़ाइन करनी पड़ती हैं, जैसे नई दवाओं के लिए ट्रायल्स होते हैं। इसमें आप या तो भविष्य में डेटा इकट्ठा करके देखते हैं, जिसे प्रोस्पेक्टिव स्टडी कहते हैं, या फिर पुराने डेटा को एनालाइज करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। और इन सब से मॉडल की सटीकता को, उसकी परफॉर्मेंस को परखा जाता है। और ये सब करते हुए गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस जीसीपी जैसे जो मानक हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। तभी रिसर्च भरोसेमंद मानी जाती है। और एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, क्योंकि मरीजों का डेटा इस्तेमाल हो रहा है, तो प्राइवेसी और नैतिकता का सवाल भी तो बहुत बड़ा होगा। निश्चित रूप से। और ये शायद सबसे ज़्यादा संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहलू है। इसे आप नॉन नेगोशिएबल कह सकते हैं। बिल्कुल भी ढील नहीं दी जा सकती। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो हेल्थ केयर में किसी भी नई तकनीक, खासकर एआई की सफलता भरोसे पर टिकी होती है। भरोसा? किसका भरोसा? मरीजों का भरोसा, डॉक्टरों का भरोसा। उन्हें ये यकीन होना चाहिए कि एआई का इस्तेमाल सुरक्षित है, उनके भले के लिए है और उनकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए रोगी की गोपनीयता बनाए रखना सबसे ऊपर है। डेटा को इस तरह इस्तेमाल करना कि किसी की पहचान जाहिर ना हो, डी-आइडेंटिफिकेशन कहते हैं इसे। डेटा को सुरक्षित रखना, नियमों का पालन करना, जैसे भारत में भी अब डेटा प्रोटेक्शन कानून है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिपा, जीडीपीआर जैसे नियम है, ये सब इनकी जिम्मेदारी हैं। और आपने बायस की भी बात की थी शुरू में। हाँ, बायस यानी पूर्वाग्रह। ये भी देखना होता है कि एआई मॉडल कहीं किसी एक खास ग्रुप के लोगों के लिए ज्यादा अच्छा और दूसरों के लिए कम अच्छा तो काम नहीं कर रहा। जैसे मान लीजिए ट्रेनिंग डेटा में पुरुषों का डेटा ज्यादा है, तो हो सकता है मॉडल महिलाओं के लिए उतने सटीक नतीजे ना दे। इस तरह के बायस को पहचानना और उसे कम करना भी इसी भूमिका का हिस्सा है। ये सुनिश्चित करना कि एआई निष्पक्ष हो। वाकई ये तो काफी व्यापक भूमिका लगती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि इसमें महारत हासिल करने के लिए कई तरह के स्किल्स चाहिए होंगे। मतलब सिर्फ मेडिकल ज्ञान या सिर्फ तकनीकी ज्ञान से तो काम नहीं चलेगा, है ना? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। और यही इस भूमिका की सबसे खास और कहूँ तो चुनौतीपूर्ण बात भी है। इसमें दो अलग-अलग क्षेत्रों में गहरी समझ और कौशल की जरूरत होती है। एक तरफ है क्लिनिकल रिसर्च की दुनिया और दूसरी तरफ है एआई और डेटा साइंस की। ये ऐसा है जैसे आपको दो बिल्कुल अलग भाषाएं और वो भी बहुत अच्छे से बोलनी आती हों। तो पहले क्लिनिकल रिसर्च वाली विशेषज्ञता की बात करते हैं। उसमें क्या-क्या जानना जरूरी होता है? देखिए, इसमें आपको क्लिनिकल रिसर्च कैसे की जाती है, इसकी पूरी प्रक्रिया की अच्छी समझ होनी चाहिए। मतलब स्टडी का प्रोटोकॉल कैसे डिजाइन करते हैं, मरीजों को स्टडी में कैसे शामिल करते हैं, जिसे रोगी भर्ती या पेशेंट रिक्रूटमेंट कहते हैं, क्लिनिकल ट्रायल के अलग-अलग फेज क्या होते हैं, और सबसे जरूरी स्टडी के नतीजों को, आउटकम्स को कैसे मापते हैं। इसके साथ ही बीमारियों के कारण क्या हैं, वो शरीर में कैसे विकसित होती हैं, पैथोफिजियोलॉजी जिसे कहते हैं, और उनका मौजूदा इलाज क्या है, गाइडलाइंस क्या है, इसकी भी अच्छी समझ होनी चाहिए। तभी तो आप ये समझ पाएंगी कि अच्छा, एआई यहाँ पर इस जगह पर सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। इस क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट के बिना एआई सिर्फ एक तकनीकी टूल बनकर रह जाएगा, क्लिनिकली रेलेवेंट नहीं होगा। ठीक है, ये तो हुई मेडिकल और रिसर्च की बात। अब आते हैं तकनीकी पक्ष पर। एआई और डेटा वाली साइड में क्या स्किल्स चाहिए? यहाँ तो लगता है बहुत सारी नई चीजें सीखने को होंगी। ना बिल्कुल, और ये पक्ष भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग तो जरूरी होगी। कौन सी भाषा? आजकल पाइथन सबसे ज्यादा चलती है इस फील्ड में, और सिर्फ पाइथन ही नहीं, उसमें भी कुछ खास लाइब्रेरीज हैं जो एआई और मशीन लर्निंग के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, साइकिट-लर्न। इनका ज्ञान बहुत काम आता है। फिर डेटा को संभालने और उसके विश्लेषण के लिए आर या एसक्यूएल जैसी भाषाओं की जानकारी भी फायदेमंद रहती है। और मशीन लर्निंग, एमएल और एआई के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है। बिल्कुल, आपको मशीन लर्निंग के जो मूल सिद्धांत हैं, फंडामेंटल्स हैं, उनकी अच्छी समझ होनी चाहिए। जैसे सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, डीप लर्निंग जो आजकल बहुत पावरफुल मानी जाती है, खासकर मेडिकल इमेज को समझने के लिए। जैसे एक्सरे या स्कैन इमेजेस। हाँ, बिल्कुल। उसके लिए कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स या सीएनएन्स होते हैं।
या फिर समय के साथ बदलने वाले डेटा जैसे ईसीजी या मरीज की हार्ट रेट, उसके लिए रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स यानी आरएनएन्स, इनकी जानकारी महत्वपूर्ण है। और हाँ, एक और चीज़, डॉक्टरों के लिखे नोट्स या मेडिकल रिपोर्ट्स जो टेक्स्ट के रूप में होते हैं, उनको समझने के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी की समझ भी ज़रूरी होती जा रही है। बाप रे, ये तो काफी तकनीकी लग रहा है। क्या इसमें गणित और स्टैटिस्टिक्स का भी बहुत रोल है? बहुत ज़्यादा। स्टैटिस्टिक्स और बायोस्टैटिस्टिक्स की ठोस बुनियाद के बिना इस फील्ड में काम करना बहुत मुश्किल है। ये बैकबोन है एक तरह से। आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग आनी चाहिए, मतलब किसी दावे को वैज्ञानिक तरीके से परखना। रिग्रेशन मॉडलिंग आनी चाहिए चीज़ों के बीच संबंध समझने के लिए। सर्वाइवल एनालिसिस जैसे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। और क्योंकि क्लिनिकल डेटा अक्सर बहुत बड़ा होता है, तो बिग डेटा टेक्नोलॉजीज जैसे हडूप, स्पार्क का थोड़ा अंदाज़ा होना भी अच्छा है। और डेटा को साफ सुथरे समझने लायक तरीके से दिखाने के लिए विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे मैटप्लॉटलिब या टैब्लो, इनका ज्ञान भी एक प्लस पॉइंट है। इतनी सारी तकनीकी और क्लिनिकल स्किल्स, इनके अलावा भी कुछ चाहिए होता है। मेरा मतलब है, सॉफ्ट स्किल्स का क्या महत्व है इस रोल में? सॉफ्ट स्किल्स, आप पूछिए मत, कई बार ये हार्ड स्किल से भी ज़्यादा ज़रूरी साबित होती है। सबसे पहले तो क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब आलोचनात्मक सोच। एआई मॉडल ने कोई नतीजा दे दिया तो उसे आंख बंद करके मान नहीं लेना है। आपको सवाल पूछना होगा, ये नतीजा क्यों आया? क्या ये डेटा में किसी गड़बड़ी की वजह से है? क्या इसमें कोई बायस है? और सबसे ज़रूरी, क्या ये असल क्लिनिकल स्थिति में मायने रखता है? क्या इससे डॉक्टर को या मरीज को कोई फायदा होगा? ये सोचना बहुत ज़रूरी है। सही बात है। दूसरी ज़रूरी स्किल है कम्युनिकेशन, संवाद करने की क्षमता। आपको अपनी तकनीकी बातें, जो अक्सर जटिल होती है, डॉक्टरों को, मैनेजमेंट को या मरीजों को भी आसान भाषा में समझानी पड़ सकती हैं। और उल्टा भी, आपको उनकी क्लिनिकल ज़रूरतों को समझना होगा और उन्हें तकनीकी समाधान में बदलना होगा। ये टू वे कम्युनिकेशन है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी होगा। और आखिर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स भी चाहिए, क्योंकि अक्सर आप एक पूरे एआई प्रोजेक्ट को शुरू से लेकर आखिर तक, मतलब आइडिया से लेकर उसको लागू करने और उसके बाद उसकी निगरानी करने तक संभाल रहे होते हैं। टाइमलाइन, बजट, टीम कोऑर्डिनेशन, ये सब देखना पड़ता है। ये तो सच में एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति की जरूरत लगती है। अच्छा, अगर किसी को अब ये सब सुनकर लगे कि हाँ, मुझे इसी फील्ड में जाना है, तो वो शुरुआत कैसे करे? क्या कोई तय रास्ता है? कोई खास पढ़ाई करनी पड़ती है? देखिए, रास्ता एकदम सीधा और सपाट तो नहीं होता, थोड़ा अलग अलग हो सकता है लोगों के लिए। लेकिन हाँ, एक आम तरीका या पैटर्न जरूर है। आमतौर पर शुरुआत होती है किसी बेस डिग्री से। ये मेडिकल में हो सकती है, जैसे MBBS या BAMS, या फिर लाइफ साइंसेज में, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी, या कोई और मिलती जुलती साइंटिफिक फील्ड में ग्रेजुएशन। ये आपको एक जरूरी वैज्ञानिक आधार देता है। ठीक है, एक फाउंडेशन डिग्री हो गई। उसके बाद अपनी रिसर्च स्किल्स को मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्लिनिकल रिसर्च में मास्टर्स डिग्री, MSc करना या कोई अच्छा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट कोर्स करना बहुत फायदेमंद होता है। इससे आपको क्लिनिकल स्टडीज कैसे करते हैं उसकी बारीकियां समझ आती हैं, जो इस रोल के लिए बहुत जरूरी है। तो पहले क्लिनिकल या साइंस बैकग्राउंड, फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसके बाद नंबर आता है तकनीकी स्किल्स का। वो कैसे सीखी जाए? वो तो एकदम अलग दुनिया हो गई। हाँ, और यहीं पर आपको थोड़ा गियर बदलना होता है, तकनीकी दुनिया में कदम रखना होता है। लेकिन आजकल अच्छी बात यह है कि सीखने के साधन बहुत हैं। ऑनलाइन रिसोर्सेज कमाल के हैं, जैसे कोर्सेरा है, EDX है, यूडेसिटी है। इन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पाइथन, मशीन लर्निंग, बायोस्टैटिस्टिक्स पर बहुत अच्छे ऑनलाइन कोर्स। और आजकल तो बूट कैंप्स भी होते हैं जो काफ़ी इंटेंसिव ट्रेनिंग देते हैं। हाँ, मैंने सुना है इनके बारे में। और आप खास तौर पर हेल्थ केयर AI पर फोकस करने वाली वर्कशॉप्स या कोर्स भी ढूंढ सकते हैं, जैसे मेडिकल इमेजिंग के लिए AI कैसे इस्तेमाल करें, या डॉक्टरों के नोट्स, EHR डेटा को समझने के लिए NLP कैसे सीखें। ये टारगेटेड लर्निंग ज़्यादा असरदार हो सकती है। और क्या कुछ खास सर्टिफिकेशंस भी हैं इस फील्ड में जो मदद कर सकते हैं, जिनकी इंडस्ट्री में कोई पहचान हो, कोई वजन हो? हाँ, कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जो आपकी प्रोफाइल को डेफिनेटली वजन दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ संस्थान खास तौर पर क्लिनिकल AI रिसर्चर जैसे रोल के लिए ही सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलाते हैं, जैसा हमारे स्रोत में IICRM का जिक्र था। ये प्रोग्राम अक्सर AI, क्लिनिकल रिसर्च के तरीके,
एथिक्स और सबसे ज़रूरी क्लिनिकल डेटा सेट पर हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स का एक अच्छा मिश्रण होते हैं। आपको प्रैक्टिकल अनुभव मिलता है। इनके अलावा हेल्थ डेटा एनालिसिस में सर्टिफिकेशन जैसे CHDA या गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस GCP का सर्टिफिकेशन भी आपकी विश्वसनीयता बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है और हमारे स्रोतों में भी इस पर बात हुई है क्या सवाल? कि ये जो औपचारिक सर्टिफिकेशंस हैं, इनकी ज़्यादा वैल्यू है या फिर असल में काम करने का अनुभव, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस? हाँ, ये तो अहम सवाल है। क्या लगता है? देखिए, स्रोत बताते हैं कि दोनों का अपना अपना महत्व है। सर्टिफिकेशन ये दिखाता है कि आपके पास सैद्धांतिक ज्ञान है, आपने एक स्ट्रक्चर तरीके से चीज़ें सीखी हैं, जबकि अनुभव ये साबित करता है कि आप उस ज्ञान को असल दुनिया की मुश्किल समस्याओं पर लागू कर सकते हैं। तो शायद सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन दोनों का ही है, ज्ञान भी हो और उसे इस्तेमाल करने का हुनर भी। ये बात तो बिल्कुल सही है। थ्योरी अपनी जगह है, पर असली काम तो करके ही सीखा जाता है। तो ये प्रैक्टिकल अनुभव कहाँ से मिलेगा? कैसे कोई इन स्किल्स को असल दुनिया में आजमा सकता है? कॉलेज के बाद? संस्थानों में जो AI प्रोजेक्ट्स चल रहे हों, उनमें इंटर्नशिप कर सकते हैं या वॉलंटियर के तौर पर जुड़ सकते हैं। बस मौके ढूंढने की जरूरत है। कई कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये वो कंपनियां हैं जो फार्मा कंपनियों के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह करती हैं। आजकल ये भी AI का खूब इस्तेमाल कर रही हैं अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। वहां भी अच्छे मौके मिल सकते हैं। अच्छा, यानी सीधे एक्शन में कूदना। और अकादमिक रिसर्च का क्या, जैसे यूनिवर्सिटीज में? एकेडमिक रिसर्च एक और बहुत अच्छा और स्थापित रास्ता है। आप अपनी मास्टर्स या PhD के दौरान या उसके बाद भी ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकते हैं या खुद शुरू कर सकते हैं जिनमें क्लिनिकल समस्याओं को हल करने के लिए AI का इस्तेमाल हो रहा हो। और एक बहुत ज़रूरी बात, अपने काम को अच्छी वैज्ञानिक पत्रिकाओं में, पीयर रिव्यूड जर्नल्स में प्रकाशित करवाने की कोशिश करनी चाहिए। उससे क्या फायदा होता है? उससे आपके काम को मान्यता मिलती है। ये दिखाता है कि आपका काम उच्च स्तर का है और वैज्ञानिक समुदाय ने उसे परखा है, उसे स्वीकार किया है। ये आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। और क्या डॉक्टरों के साथ सीधे काम करने का, मतलब उनकी दुनिया को और करीब से समझने का भी कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। एक तरीका है क्लिनिकल शैडोइंग। शैडोइंग, परछाई की तरह? हाँ, कुछ वैसा ही। इसका मतलब है कि आप कुछ समय डॉक्टरों या दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ बिताते हैं, उनके काम को देखते हैं, उनके वर्कफ्लो को समझते हैं। इससे आपको पता चलता है कि वो असल में कैसे काम करते हैं, उन्हें कहाँ दिक्कतें आती हैं, कहाँ समय ज़्यादा लगता है और कहाँ पर AI शायद उनकी मदद कर सकता है। ये आपको उन अनकही ज़रूरतों को पहचानने में मदद करता है जिन्हें शायद डॉक्टर खुद भी साफ-साफ ना बता पाएं। ये बहुत वैल्यूएबल एक्सपीरियंस होता है। हमने नैतिकता और नियमों की बात पहले भी की थी, लेकिन क्योंकि ये मरीजों के स्वास्थ्य और उनके बेहद निजी डेटा से जुड़ा मामला है, ये पहलू तो बहुत ही नाजुक और ज़रूरी होगा। इस पर थोड़ा और विस्तार से बात करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए और इस पर ज़रा भी ढिलाई नहीं बरती जा सकती। ये बिल्कुल फंडामेंटल है। देखिए, अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो हेल्थ केयर में किसी भी नई तकनीक और खासकर AI जैसी पावरफुल तकनीक की सफलता आखिर में भरोसे पर ही टिकी होती है। हाँ, आपने पहले भी कहा था भरोसा। हाँ, मरीजों और डॉक्टरों को ये भरोसा होना चाहिए कि AI का इस्तेमाल सुरक्षित है, फायदेमंद है और नैतिक तरीके से किया जा रहा है। इसीलिए एथिकल और लीगल यानी नैतिक और कानूनी पहलुओं का ध्यान रखना सबसे ऊपर है। तो इसमें किन मुख्य बातों का ध्यान रखना होता है? आप बता रही थी प्राइवेसी के बारे में। हाँ, सबसे पहले तो डेटा प्राइवेसी। मरीजों के डेटा की गोपनीयता हर हाल में बनाए रखनी होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि डेटा को एनोनिमाइज किया जाए, मतलब उससे ऐसी जानकारी हटा दी जाए जिससे किसी की पहचान हो सके। उसे सुरक्षित सिस्टम में स्टोर किया जाए और मरीजों से सही तरीके से सहमति ली जाए, जिसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहते हैं। उन्हें पता हो कि उनका डेटा कैसे इस्तेमाल होगा। और जो भी स्थानीय या अंतर्राष्ट्रीय डेटा सुरक्षा कानून लागू होते हैं, जैसे यूरोप में GDPR है, अमेरिका में HIPAA है, भारत में भी अब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, उनका सख्ती से पालन करना होता है। और दूसरा, आपने बायस या पूर्वाग्रह की बात की थी। हाँ, वो भी बहुत ज़रूरी है। पूर्वाग्रह या बायस को कम करना। AI मॉडल उसी डेटा से सीखते हैं जो हम उन्हें देते हैं। अगर उस डेटा में ही कोई कमी है या किसी एक ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है और दूसरे का कम, तो मॉडल भी वैसा ही सीखेगा, वो बायस्ड हो जाएगा।
तो ये रिसर्चर की जिम्मेदारी है कि वो मॉडल को अलग-अलग डेमोग्राफिक ग्रुप्स पर टेस्ट करे, देखे कि कहीं वो किसी के साथ भेदभाव तो नहीं कर रहा, और अगर ऐसा है तो उसे ठीक करे। एआई को सबके लिए निष्पक्ष बनाना एक बड़ा चैलेंज और बड़ी जिम्मेदारी भी। और क्या एआई टूल्स के लिए कोई खास सरकारी नियम या रेगुलेशंस भी होते हैं, जैसे दवाइयों के लिए होते हैं? हाँ, होते हैं। इसे रेगुलेटरी कंप्लायंस कहते हैं, यानी नियमों का पालन। कई एआई उपकरण, खासकर वो जो बीमारियों के निदान या इलाज में सीधे मदद करते हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर एज ए मेडिकल डिवाइस या SAMD माना जाता है। अच्छा, सॉफ्टवेयर एज ए मेडिकल डिवाइस की तरह? बिल्कुल, और इसका मतलब है कि उन्हें मेडिकल डिवाइस की तरह ही रेगुलेटरी अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे अमेरिका में FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, यूरोप में EMA है, भारत में CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इस पर नज़र रखता है। तो ये प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि ये AI उपकरण इस्तेमाल के लिए सुरक्षित हैं और असरदार भी हैं। तो इन रेगुलेशंस को समझना और उनका पालन करना भी इस रोल का हिस्सा है। तो कुल मिला के ये एक वाकई बहुत ही जटिल लेकिन साथ ही बहुत संभावनाओं वाला क्षेत्र लगता है। अब मेरा सवाल यह है कि अगर कोई इतनी मेहनत करके सारे स्किल सीखता है, क्लिनिकल भी, टेक्निकल भी, एथिक्स भी, तो उसके लिए आगे करियर के क्या अवसर हैं? क्या वाकई में इसकी मांग है इंडस्ट्री में? मांग बहुत ज्यादा है, और ये सिर्फ बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही। आप सोचिए, हर कोई हेल्थ केयर को बेहतर बनाना चाहता है। अस्पताल चाहते हैं कि मरीजों का इलाज बेहतर हो, डायग्नोसिस जल्दी हो, फार्मा कंपनियां चाहती हैं कि नई दवाएं जल्दी बने, क्लिनिकल ट्रायल्स ज़्यादा एफिशिएंट हों, कम खर्चे में हों, रिसर्च संस्थान नई नई खोज करना चाहते हैं, और आजकल कितने सारे मेडटेक स्टार्टअप्स आ गए हैं जो एआई पर आधारित नए नए हेल्थ प्रोडक्ट बना रहे हैं। हाँ, ये तो है। इन सभी को, चाहे वो अस्पताल हो, CRO हो, फार्मा कंपनी हो या स्टार्टअप हो, ऐसे लोगों की सख्त ज़रूरत है जो क्लिनिकल दुनिया की चुनौतियों को भी समझते हों और एआई की ताकत को भी, जो वो पुल बना सके जिसकी हमने शुरू में बात की थी। क्लिनिकल एआई रिसर्चर ठीक यही अनोखा मिश्रण लेकर आते हैं, और क्योंकि ये स्किल्स का कॉम्बिनेशन मिलना मुश्किल है, ये दुर्लभ है, इसलिए अक्सर इस भूमिका में रेम्यूनरेशन मतलब वेतन वगैरह भी काफ़ी अच्छा होता है, जो इस दोहरी विशेषज्ञता को दर्शाता है। और भविष्य में इस फील्ड में तरक्की के क्या रास्ते हैं? क्या ग्रोथ की संभावनाएं हैं? तरक्की की काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है, आप और जिम्मेदारी वाले भूमिकाओं में जा सकते हैं। आप शायद एक टीम को लीड करें या किसी हॉस्पिटल या कंपनी में पूरे क्लिनिकल एआई डिवीजन के हेड बन जाएं। कुछ लोग अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करके खुद का डिजिटल हेल्थ स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। आजकल ये भी बहुत हो रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा में एआई का दखल तो बढ़ता ही जाना, ये तो तय है। तो इस फील्ड में आगे बढ़ने के मौके भी लगातार बढ़ते रहेंगे, इस पे कोई शक नहीं। तो आज की हमारी इस पूरी काफ़ी गहरी बातचीत का निचोड़ या सार यही निकलता है कि क्लिनिकल एआई रिसर्चर बनना एक बहुआयामी सफ़र है। ये कोई एक सीधी रेखा नहीं है। इसमें आपको मेडिकल समझ चाहिए, रिसर्च करने का सलीका और कठोरता चाहिए, एआई और डेटा साइंस की गहरी तकनीकी जानकारी चाहिए, और इन सब के ऊपर नैतिकता और नियमों की एक बहुत मजबूत नींव चाहिए। ये वाकई भविष्य की एक अहम भूमिका है जिसमें हेल्थ केयर को बड़े पैमाने पर बदलने की जबरदस्त क्षमता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बहुत ही रोमांचक और प्रभावशाली क्षेत्र है, और जैसा कि IA हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का और भी गहरा और भी अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है, शायद सबसे बड़ा सवाल या विचार जिस पर हमें लगातार सोचते रहना होगा वो ये है कि हम इंसानी समझ, अनुभव और सहानुभूति और मशीन की जो अविश्वसनीय विश्लेषण क्षमता है, उसके बीच सही संतुलन, सही तालमेल कैसे बिठाएं। हमारा लक्ष्य सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका इस तरह इस्तेमाल करना होना चाहिए कि मरीजों की देखभाल सचमुच बेहतर हो, ज़्यादा मानवीय हो, और ये काम पूरी जिम्मेदारी और समझदारी से हो। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको, जो भी इस फील्ड से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, सोचने की ज़रूरत है।